तो आता है जुड़वा क्लास में जो भी क्लास 9वीं का स्टूडेंट है उन सभी का सामाजिक विज्ञान का यानी एसएसटी का पेपर है कब 9 अक्टूबर 2025 को मिड टर्म का। तो जो भी 9 अक्टूबर 2025 को मिड टर्म का एग्ज़ाम देने वाला है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका ऑफिशियल पेपर है जो जारी किया गया है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट होकर आ सकते हैं और आएंगे भी, और इस बार आपका पेपर पैटर्न भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो वो भी बताया जाएगा। और ये पूरा पेपर इस एक वीडियो में सोल्व करवाया जाएगा, तो वीडियो एंड तक वॉच कर लेना। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना ताकि वो भी देखें, उन्हें भी समझ आए, ठीक है। और ये पूरा पेपर करवाएंगे तो इसमें बहुत से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो देख कर जरूर चले जाना फुल वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का प्रेस कर देना ऑल पर, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल का प्रेस करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमें लगता है हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो हम लेके आते हैं, ठीक है। करते वीडियो स्टार्ट। यह आपका 2025-26 9वीं क्लास का मिड टर्म का सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का सोशल साइंस का पेपर है। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं संबंधित निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस पर। आप समझाओ का पेपर पैटर्न क्या है, फिर क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे। आपका जो पूरा पेपर होगा उसमें टोटल 38 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न पत्र व 4 खंडों में विभाजित होगा, 4 सेक्शनों में। खंड क्या होगा, जो इतिहास की बुक से आएगा पूरा। खंड ख होगा जो भूगोल की बुक से आएगा। खंड ग होगा जो राजनीतिक विज्ञान की बुक से आएगा, और खंड घ जो अर्थशास्त्र की बुक से आएगा। तो ये 4 बुक है, और 4 बुक के अलग अलग खंड बना दिए, अलग अलग सेक्शन बना दिए गए। आप समझ गए ना, यानी कि जो कै के खंड क्या होगा पूरा इतिहास की बुक से आएगा, जितने भी चैप्टर उन्हीं से। तो ये बोला गया है। प्रत्येक खंड में आपके 20 अंकों का, यानी जितने भी खंड है टोटल 4 खंड है। एक खंड आपका 20 सेक्शनों का है, तो 4 खंड आपके होगी कितने, 80 मार्क्स के। तो ये बोला गया है, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रत्येक 2 अंकों के, यानी बोला गया जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो 2 अंकों के है, जिसे आपको 40 शब्दों में पूरा करना होगा, ठीक है। और जो आपके लघुत्तरीय प्रत्येक 3 अंक के बोला गया जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो आपके 2 मार्क्स के है, ठीक है। अति लघुत्तरीय है, और जो सिर्फ लघुत्तरीय है वो 3 मार्क्स के है। सिंपल आपको बताता हूँ, झंझट में मत पड़ो। आपके कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के होंगे, ये बोला गया है, ठीक है। और इनमें एक क्वेश्चन ऐसे होंगे चारों खंडों में, जिसमें आपको एक पैसेज टाइप होंगे, यानी सोर्स बेस होंगे, केस स्टडी आधारित, ठीक है। जिसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ते हुए आपको आंसर देने हैं, 4 नंबर का होगा। तो ये चारों चीज़ आपके चारों खंडों में दी होगी, ठीक है। ये याद रखना, ये इसमें बोला गया है। अब आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं। और इसमें बोला गया है कि जो मानचित्र है वो इतिहास की बुक से खंड क में दिया गया है 2 नंबर का, और खंड ख में भूगोल की बुक से 3 नंबर का मानचित्र है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब आगे चलते हैं सोल्व करने। सबसे पहले खंड क जो इतिहास की बुक से आपका आएगा, ये याद रखना। 1789 पहला क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 20 नंबर खंड क्या रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में निम्न में से किसने, ये बोला किसे कर लगाने का अधिकार प्राप्त है, नहीं बोला गया है कि फ्रांस में किसे कर लगाने का अधिकार प्राप्त है 1789 में, ठीक है। 1789 में फ्रांसीसी में पूर्व फ्रांस में, यानी कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के ऐसा कौन सा अधिकारी था कि जिसके पास ये अधिकार प्राप्त था कि वह कर लगा सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांसीसी सम्राट को, क्योंकि इसमें बोला गया फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है, तो उससे पहले फ्रांस में कौन कर लगा सकता है, किसके पास अधिकार था, तो फ्रांस के सम्राट के ही पास अधिकार था कि वही सम्राट लगा पाएगा अपने राज्य में जिस राज्य का वो है, ठीक है। तो एक करेक्ट आंसर। दूसरा, फ्रांस की उस मुद्रा का नाम बताइए जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, यानी 1794 में ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसको हटा दी गई, ठीक है। तो डॉलर अभी भी है, रुपये अभी भी है, येन अभी चल रहा है, लेकिन जो लीवरे ये अब बंद कर दी गई, ये करेंसी बंद हो चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा, गुज्जर बकरवाला घुमंत चरवाहा, जो ये गुज्जर बकरवाला घुमंत चरवाहा है, घुमंतु चरवाहा, ये समुदाय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी, यानी बोला गया कौन से निवासी किस देश में निवास करते हैं, गुज्जर बकरवाला घुमंतु चरवाहे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, आंसर होगा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के है, जो घुमंतु चरवाहा होते हैं ना, जम्मू और कश्मीर के होते हैं, ठीक है। जो पहाड़ों वाड़ों में जाते हैं वहाँ तो वो होते हैं।
ये बात चौथा, नीचे आपको कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़कर आपको इसके आंसर देने हैं। अभी कथन और कारण दिए गए हैं, तो दोनों को पढ़ते हुए आपको बताना है कि एक दूसरे रिलेटेड है कि नहीं। तो अभी कथन है, जो देखो जैकोबिन क्लब के सदस्यों के 100 के कुलात के नाम से जाना जाता है, यानी जो जैकोबिन क्लब के सदस्य होते हैं उन्हें 100 कुलात के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समुदाय हिस्सों से आते हैं, यानी उसका मतलब है कि जो कम समुदाय हिस्से से आते हैं वो जैकोबिन क्लब के सदस्य होते हैं और उन्हें ही 100 कुलात कहा जाता है। क्या ये बात सही है? तो इसका जवाब है हाँ, दोनों सही है और ये दोनों के सही रूप से व्याख्या कर रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि ये भी बात सही है कि वो जो सदस्य होती है वह कम समृद्धि से आते हैं, जो जहाँ पे कम समृद्धि होती है वहाँ से आते हैं और उन्हें ही 100 कुलात कहा जाता है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बताना है। उसके बाद पाँचवें बोला है, कोकोणी किसान धंगर चरवा समुदायों के आगमन से किस प्रकार लाभान्वित होता है। नहीं, बोला है लाभान्वित, लाभ किस प्रकार से होता है वो बताना है। ठीक है, जो चरवाई होते हैं समुदाय के आगमन से आने से क्या लाभ होता है वो बताना है और ये 2 नंबर का होगा। ठीक है, नहीं इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में होंगे। तो इसका आंसर देखते हैं 5वें का क्या बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, ये कोकोणी किसान धंगर चरवाहे के समुदाय के आगमन से क्या लाभ होगा। तो इनसे होगा उनका चरवाहा जीवन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पशुपालन और कृषि दोनों में कार्य करते हैं। ये जो ये चरवाही होते हैं ये पशुपालन और कृषि में दोनों का ही कार्य करते हैं। ठीक है, और वे क्षेत्र में व्यावसायिक और सांस्कृतिक विविधता लाते हैं, यानी वे व्यवसाय लाते हैं, लोगों के लिए कार्य का रोजगार का अवसर लाते हैं, ये चीज़ें होती है। और जो ये चरवाही होते हैं ये चरवाही समुदाय खेतों की उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं, क्योंकि पशु मल वार्षिक वृक्षारोपण या खेती के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। यानी कि जो ये चरवाही आते हैं खेतों में वो उससे उपज का भी कार्य करते हैं, उपज को ही बढ़ाते हैं। उपज कैसे बढ़ाएंगे? जब कोई चरवाही आएंगे तो वो खाएंगे तो निकालेंगे भी और वो खाद का काम करेंगे तो उससे ही उपज है वो बढ़ेगी। तो ये आंसर हो जाएगा। और उनके आगमन से जो पशुपालन से जुड़ी जो विभिन्न कलाकृति है जैसे ऊन, दूध, उनका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आएंगे तो कुछ तो करेंगे ना, वहाँ पे तो रहेंगे ना, तो कुछ कार्य तो करेंगे ही, तो उसी से ऊन जो दूध होता है उसका उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में मध्य वर्ग की भूमिका आपको बतानी होगी। ठीक है, अब इसमें मध्य वर्ग की भूमिका होगी, ये भी आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें होगा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में मध्य वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ते हुए संपन्न थे, यानी कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़े हुए थे। ठीक है, संपन्न थे लेकिन राजनीतिक अर्थव्यवस्था से वंचित थे, यानी उनके पास सामाजिक और आर्थिक रूप से वे संपन्न थे, उन्हें सब कुछ था, लेकिन जो राजनीतिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे, उनसे वो छीन लिए जाते थे। ये होगा करेक्ट आंसर। इन लोगों ने राजशाही के अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, यानी जो ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में जो मध्य वर्ग थे उन्होंने आवाज़ उठाई राजशाही के खिलाफ, उसका विरोध किया, शोषण का विरोध किया, अन्याय का विरोध किया। ठीक है, ये होगा करेक्ट। उन्होंने संविधान, समानता, न्याय की मांग की। वे चाहते थे मध्य वर्ग के हमें भी संविधान है, हमें भी संविधान मिले, हमें भी समानता मिले, हमें भी न्याय मिले जैसे बाकियों को मिलता है मध्य वर्ग को। ठीक है, जो बाकी वर्ग होते हैं उन्हें भी। ठीक है, तो वही मध्य वर्ग के व्यक्ति चाहते थे। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लिखना है। तो छठा जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का नहीं होगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद सातवां ठीक है, छठा आपका 3 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद 7वें में बोला गया है कि ए और बी दिया होगा, इनमें से कोई एक करने वाले 5-5 नंबर के होंगे। तो हम दोनों के आंसर देखेंगे बारी बारी से। तो इसकी जो ये है, रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का काल क्यों कहा जाता है वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं आतंक का काल क्यों कहा जाता है, इसका वर्णन करना है। ठीक है, उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जो रोबेस्पियर ने 1793 से 1794 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके दौरान आतंक का शासन स्थापित किया था, आतंकवाद का। ठीक है, और इस काल में जो विरोधियों को बिना उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार करने का मृत्युदंड दिया जाता है। नहीं, बोला गया अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता तो उसे सीधे मृत्युदंड दिया जाता था, ये बोला गया है। हजारों लोग गिलोटिन के द्वारा दंडित किए गए। स्वतंत्रता और लोकतंत्रता के नाम पर अत्याचार और हिंसा बढ़ी। नहीं, बोला गया जब इनका शासनकाल आया तो उस समय स्वतंत्रता और लोकतंत्र खत्म हो गई थी, उसके नाम पर सिर्फ अत्याचार और हिंसा ही करी जा रही थी, ये बताना है। ठीक है, और ये होगा यह शासनकाल के कट्टरपंथी एवं दमनकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व होता है। यह शासनकाल था वह कट्टरदारी के समर्थक थे। ठीक है, उनका समर्थन करते थे, इसलिए इसे आतंक का काल कहा जाता था। तो इस तरीके से आपको लाइन्स लिखनी है। समझ आ गया ना।
उसके बाद है बी। बी में बोला है फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर पड़े किन्हीं 5 प्रभावों की व्याख्या, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो प्रभाव बताने कोई भी 5 की फ्रांसीसी क्रांति से ये प्रभाव हुआ, ये हानि हुई, ये लाभ हुए, वो बताने हैं। तो देखते क्या प्रभाव पड़े। तो इसका आंसर होगा 5 प्रभाव। पहला, लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उससे कई देशों में राजशाही के खिलाफ जनतांत्रिक आंदोलन को प्रोत्साहन मिला, यानी जनतांत्रिक लोगों को जागरूक किया कि अपने अधिकार के लिए जो अपना लोकतंत्र स्थापित करो, तो ये हुआ था। और दूसरा होगा समानता और स्वतंत्रता के विचार। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो सबसे बड़ा बदलाव यही था कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान अधिकार, मानवाधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रता के सिद्धांत फैलाए। यानी उनका कहने का मतलब था फ्रांसीसी क्रांति के समय समान अधिकार, मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, सभी को बताया गया कि आपके ये अधिकार है, ये प्राप्त करो अपने। और तीसरा है राष्ट्रीयता की भावना, यानी जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, यानी इसमें लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति भावना जागरूक की गई। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया कि आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इस तरीके से होगा जैसे कि शासन प्रणाली में सुधार किया गया, यानी जो सामंती व्यवस्था के अंत के बाद संवैधानिक शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो सामंत व्यवस्था था उसका अंत हो गया था सामंती व्यवस्था का, और जो संवैधानिक शासन प्रणाली थी उसकी शुरुआत हुई। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार चलने वाला, ठीक, उसकी शुरुआत हुई थी। नापोलियन का उदय हुआ था, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो नापोलियन ने यूरोप में अपने रूढ़ता कायम की, जिसका प्रभाव यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर पड़ा। तो इस तरीके से 5 लाइन लिखकर उसको एक्सप्लेन करना होगा अपने शब्दों में। ठीक है, और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका खंड जो क्या है कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 8वें में आपको इस तरीके से अनुच्छेद दिया होगा, इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने इन तीनों के। अब ये 4 नंबर का होगा 8वां। अब देखो कैसे है। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखा बात नहीं है। बोला गया जो हिंदुस्तान में वन उत्पादन का व्यापार होता है वो कोई अनोखी बात नहीं है। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा देखो बंजारा आदि घुमंतर समुदायों के मध्य से हथियार, दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोयले, हाथी के दांत, बांस, मसाले, रेशमी घास, गोंद, जो भी है राल वाल, जो भी व्यापार है वो पहले से ही किया जाता था। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन सब पर प्रतिबंध लग गया, सरकारी नियंत्रण लागू हो गया, जिससे कि जो यूरोपीय वासी थे कंपनियों के विशिष्ट इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की हिस्सेदारी सौंप दी। यानी हिस्सेदारी समझ सकते हो, ये साझेदारी। ठीक है, साझेदारी सौंप दी। इसमें गलत लिखा हुआ है, प्रिंट आउट, इज्जादारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशु को चराने पर बंदिश लगाई गई कि यहाँ पे नहीं चरा पाओगे, कुछ इलाके सीमित किए गए। तो इस तरीके से बताया गया है। अब देखते किस तरीके से होगा। जैसे 8.1 किन वन उत्पादकों का व्यापार देखो अंग्रेजों के आगमन से पहले से भी किया जाता है। बोला गया ऐसे कौन कौन से व्यापार थे जो अंग्रेजों के आने से पहले किए जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होगा। समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के मध्य से यह हथियारों, दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशमी के कोए, हाथी के दांत, बांस, मसाले, रेशम, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिले। यानी ये सारी चीज़ें व्यापार की जाती थी। ये बात। दूसरा, अंग्रेज़ों के आगमन के बाद इस व्यापार में क्या परिवर्तन आया। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद इस व्यापार पर यह प्रभाव आया कि सरकारी नियंत्रण इस पर लागू हो गया और जो ब्रिटिश सरकार थे उसके बड़े यूरोपीय जो कंपनियां थी उन्हें विशेष इलाकों में वन उत्सव की साझेदारी सौंप दी गई कि हिस्सेदारी की आप यहाँ पे संभाल लोगे। तो ये परिवर्तन आया कि जो लोग थे वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके शिकार और पशु को चराने पर प्रतिबंध लगाए गए, वंश यह समझ सकते हो बंदिश लगाई गई, कुछ नियम लगाए गए। तो उसके बाद 8.3 इन परिवर्तनों का निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इनके निवासियों के जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि वह शिकार नहीं कर पाते थे, पशुओं को नहीं चरा पाते थे। ठीक है, ये चीज़ें होगी। चरागे घुमंतू समुदाय अपने जीविका से हाथ धो बैठे, यानी कि जो उनकी जीविका थी, जो उनका कमाने का साधन था उससे हाथ धो बैठे थे। ठीक है, वो बेरोजगार हो गए थे, ये समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर लिखने हैं, पैसेज में मिल जाएंगे। उसके बाद 9वें में बोला गया 9वें में आपका मानचित्र होगा 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का होगा। मानचित्र में ए और बी दिया होगा, उसको आपको फिल करना है। जैसे फ्रांस की राजधानी बतानी है, क्या है, पेरिस। 10 व्यापार से संबंधित शहर, जो दास व्यापार से संबंधित शहर वो कौन सा है, वो बोर्डो है। ठीक है, तो सिंपली आपको जो मानचित्र है नीचे मानचित्र पर लेकर चलते हैं एक बार। आपका ये रहा मानचित्र। ठीक है, ए में ये है तो यहाँ पे आपको लिख देना है पेरिस। ठीक है, इस तरीके से जो ये लाइन है इसके ऊपर, और जो बी है यहाँ पे
आपको लिख देना है बोर्डो। इस तरीके से दे दिया जाएगा। ये आपका 2 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देना जो ये नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आप कि ये कौन सा पर्सन है और ये ए और बी है, ठीक है, ताकि टीचर भी चेक कर ले, उसको भी समझ आ जाए। ओके, अब उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने आपके कर लिए यहाँ तक 90 तक, तो खंड क्या कंप्लीट। तो बाद खंड ख का भूगोल से ये भी 20 मार्क्स का होगा। 10वां क्वेश्चन 10वें में बोला गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए हुए हैं, अभिकथन है और दूसरा है कारण। दोनों को पढ़ते हुए आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसके अभिकथन है, भारत का उत्तरी जो मैदान है वह अत्यधिक उपजाऊ है। भारत का जो उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे विशाल बाग खादर वाले इलाके हैं, यानी जो बाग है वो खादर वाले इलाके है। ये बात सही है, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं कर रहे, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी की अभिकथन ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी आपको बस ये पढ़ना है, दोनों लाइन पढ़ोगे, अगर दोनों लाइन सही कह रही है तो ठीक है, तो उसके बाद एक दूसरे से मिलाओगे। अगर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगर एक दूसरे से नहीं मिल रहे, एक दूसरे को नहीं एक्सप्लेन कर रहे, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद 11वें में आपको नीचे कुछ विशेषताएं दी हुई है। ये विशेषता इसको पढ़ते हुए आपको आंसर देना है। जैसे कि ये भी एमसीक्यू वाला ही होगा। ये प्रायद्वीपीय पठार के किनारे एक सक्रिय पट्टी के रूप में स्थित होती है। ये अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। यहाँ बहने वाली नदियों में से एक नदी कावेरी है। तो ऐसा कौन सा मैदान है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, ये विशेषताएं है। तो ये आपका तटीय मैदान है। सबसे करेक्ट आंसर सी तटीय मैदान, क्योंकि तटीय मैदान अरब सागर से बंगाल खाड़ी तक फैला हुआ है और यहीं पे जो कावेरी नदी है वो बहती है, ठीक है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तटीय मैदान। उसके बाद 12वें में बोला गया, ये भी 1 नंबर का, इसमें रिक्त स्थान बनने का आएगा। जैसे कि लूनी नदी डैश में बहती है। जो लूनी नदी है वो कहाँ पे बहती है वो बताना है, ठीक है। जो लूनी नदी है वो भारतीय मरुस्थल में बहती है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय मरुस्थल में। क्लियर। उसके बाद 13वें में बोला गया, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है, यानी भारत का जो पूर्व वाला जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा बांग्लादेश। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद 14, ये आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा खंड ख में 2 नंबर का, जिसमें सिंधु नदी तंत्र की विशेषता बतानी। जो सिंधु नदी तंत्र है उसकी क्या विशेषता है, तो देखते हैं इसकी क्या विशेषता बनेगी। तो ये 14 है, तो यहाँ पे 14 होगा, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र की विशेषता क्या है कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सेको सिंध का बाबा नामक स्थान से निकलती है और यह भारत, पाकिस्तान और चीन का इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसकी कुल लंबाई 28,880 किलोमीटर है और इसकी मुख्य सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये। और ये नदी अरब सागर में गिरती है। इसकी विशेषता, ये नदी सिंचाई और जल विद्युत के लिए अत्यधिक उपयोगी है। कोई भी 2 लाइन लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस ये आपको समझाने के लिए बताइए इतनी सारी लाइन। उसके बाद 15वां, भारत के भौगोलिक विस्तार का वर्णन कीजिए। भारत के जो भौगोलिक विस्तार है उसका वर्णन करना है। ये 3 नंबर का होगा, ठीक है। ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे खंड ख में, 15वां और 16वां। 15वां देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। तो देखो, भारत के भौगोलिक विस्तार का वर्णन। भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो 8,4 उत्तरी अक्षांश से 37,6 उत्तरी अक्षांश तक है। ये बताएगा कि कितने अक्षांश देशांत तक है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो इतना है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार लगभग 3,214 किलोमीटर से पूर्व पश्चिमी विस्तार लगभग 2,933 किलोमीटर है। और भारत की जो भूमि की सीमाएँ है वह लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। ये सारी चीज़ें बताएगी। और जो भारत का दक्षिणी भाग है वह हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। वो 2 द्वीप है वहाँ पे, अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 2 द्वीप है जो भारत के है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे आपको लिखना है, बस उसके बारे में बता देना कि भारत की विशेषता, उसके वर्णन करने के बाद की कितनी लंबाई है, कौन से देश है, कितनी ये भूमि है, कितनी सीमाएँ है, कैसी लंबी है, वो ऐसी चीज़ें बतानी होती है। ओके। उसके बाद 17वें का 16वें का बी। ये अगर ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करो, नीचे वाला आता है नीचे वाला करो। तो देखो 16वें का बी भी देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता बतानी, जो प्रायद्वीप नदी है उनकी विशेषता बतानी है, ठीक है। यानी वही विशेषता वाला क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, कोई भी विशेषता आपसे पूछ लेगा। तो प्रायद्वीपीय की विशेषता देखते हैं।
तो देखो प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता, ये नदियाँ वर्षा जल पर निर्भर होती है और इसीलिए ऋषम प्रवाही होती है। ठीक है, ये बोला ऋतु प्रवाही होती है, इसे हम ऋतु प्रवाही कहते हैं। इनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठारों से होता है। ये सामान्यतः पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, पूर्व के बहकर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इनका प्रवाह क्षेत्र छोटा और जल मात्रा कम होता है, यानी जल की जो मात्रा होती है कम होती है। इसमें प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी नदियाँ ही होती है। ठीक है, ये आपकी विशेषता ही हो जाएगी, कोई भी 3 बता देनी है। तो समझ आ गया ना आपको किस तरीके से लिखना है। ओके, उसके बाद है 70वें में आपको 5 नंबर का होगा और ये 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा खंड ख में। देखो ए और बी दिया होगा, इनमें से कोई एक करना है। जैसे कि ए, नदी प्रदूषण को ख़त्म करने हेतु कुछ सुझाव, यानी नदी प्रदूषण को कैसे ख़त्म करे सुझाव देने हैं आपको। ठीक है, 5 नंबर का होगा, 5 सुझाव देते हैं। देखते सी क्या सुझाव बनेंगे आपके। तो देख सकते हो इसका आंसर होगा नदियों में जो कचरा, रासायनिक अपशिष्ट है उनका प्रवाह रोकना होगा। जब प्रवाह ही नहीं होगा तो अपने आप जो नदी प्रदूषण है वो ख़त्म हो जाएगा, नदी में प्रदूषण नहीं फैलेगा। औद्योगिक जो अपशिष्ट है उसका शोधन करने नदी में छोड़ा जाएगा, यानी बोला है औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन, यानी कि ऐसे औद्योगिक चीज़ों को डाला जाए जिससे कि प्रदूषण ख़त्म हो जाए। ठीक है, जन जागरण कार्यक्रम, यानी लोगों को जागरूक करना कार्यक्रम द्वारा, ताकि लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता फैले। ठीक है, बोला नदी किनारे धार्मिक सामग्री, प्लास्टिक फेंकने पर बंद करना चाहिए, यानी प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नदी किनारे कूड़ा कचरा नहीं फैला सकते। ठीक है, जो जैसे कि होता है जब कोई जाते हैं वहाँ पे कावड़ा वावड़ लेने या कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ पे छोड़ देते हैं सामान वामान, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें बताइए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, सिंपल मतलब इनका ये है। तो भाई इस तरीके से सबको कोई 5 उपाय बताने हैं। उसके बाद 70वें का बी, ये भी 5 नंबर का होगा, तो इनमें से कोई एक करना है। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व, यानी बोला है किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व होता है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, नदियों का महत्व बताना है, उसके लिए क्या महत्व है। ठीक है, ये भी 5 नंबर का होगा। तो इसका आंसर देखो किस तरीके से बनेगा। तो इसमें होगा नदियाँ कृषि सिंचाई का प्रमुख स्रोत होती है, ताकि कृषि है वो अच्छे से उपज होगी। ठीक है, और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोगी होती है नदी। परिवहन और व्यापार के लिए भी नदी का जो सस्ता माध्यम होता है, यानी नदी प्रवाह, यानी कब व्यापार करेंगे या प्रवाह करेंगे जाएंगे तो नदी एक सस्ता माध्यम होता है, सीधे जा सकते हैं। नदी से हमें मछली पालन, पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी जब पर्यटन होता है लोग आते हैं देखने के लिए तो वो इम्पोर्टेंट होता है। इस तरीके से लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दोगे। और जो नदी के किनारे उद्योग लगाए जाते हैं ताकि पानी के भी मिले उन्हें और वो अपना कार्य भी कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है नदियों से। तो इस तरीके से आपको लाइंस लिखनी होगी ताकि आपको 5 नंबर मिल जाए, और ये आसान है कि ज़्यादा टेंशन मत लेना। उसके बाद मानचित्र आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे 3-3 नंबर के। इसमें क्या करना होगा, 18वां क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। जो ये सलाल बांध है, टीली बांध है, इनको मानचित्र में दर्शाना होगा कि ये इस राज्य में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, जिसकी आपको बता दी। देखो जैसे कि ये मैप है, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं दिया होगा, बस सिंपली आपको जैसे कि एरो, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है कोई बांध, तो सिंपली यूँ एरो करके यूँ एरो कर देना और यहाँ पे नाम लिख देना ये बांध है। ठीक है, एक यहाँ एरो करके यहाँ लिख देना ये बांध है। ऐसे आपको बताना होगा कौन से राज्य में कहाँ पे है बांध। ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ आ गया ना। तो इस तरीके से 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वें में खंड ग स्टार्ट होगा, ऐसे खंड ख कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खंड ग भी आपका 20 मार्क्स तो का हो जाएगा, जो राजनीतिक विज्ञान से आएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 में बोला गया आपके लिए, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ते हुए आपको सही परिभाषित शब्द का चयन करना है, यानी एक परिभाषा दी हुई है, इसको पढ़ते हुए आपको बताना है किसकी परिभाषा है। जैसे कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है, यानी जो शासन का प्रमुख लोग होता है, यानी जो शासन करता है व्यक्ति, उसको लोगों द्वारा चुना जाता है, ना कि किसी वंश या फिर खानदान द्वारा, राजवंशी द्वारा। तो ये किसकी विशेषता है, यह गणराज्य की विशेषता है, यानी गणराज्य में व्यक्ति चुनते किसी भी शासक को ताकि वह उसके भले का कार्य कर सके। तो इस तरीके से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया ना। उसके बाद 20वां, इसमें लोकतंत्र के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए, इसको पढ़कर बताने कि लोकतंत्र से रिलेटेड है कि नहीं। ये कथन लोकतंत्र को परिभाषित कर रहे हैं कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य है, ये लोकतंत्र में आता है। हाँ जी आता है। ठीक है, वोट देने का अधिकार होता है। कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी कानून का राज होगा और अधिकारों का आदर होगा, यानी कानून हावी नहीं होगा तानाशाही की तरह, और लेकिन जो अधिकार है उनका आदर करेगा। ठीक है, ये होगा, ये भी सही है। ठीक है, इसमें समानता होती है, ये चीज़ें होती है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं द्वारा होते हैं। तो क्या सारी चीज़ें सही है? हाँ जी ये सही है। तो डी 1, 2 और 3 ये सभी के सभी लोकतंत्र को सही रूप से परिभाषित करें, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली बताना है।
उसके बाद 21वें में सही मिलान की पहचान करनी है, बताना है कि कौन सी मिलान सही है। तो जो ये परवेज़ है, यह मुशर्रफ, ये पाकिस्तान में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कि ये मिलान सही है, ठीक है। ये याद रखना पाकिस्तान में ही है परवेज़ वाली, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 22वें में कथन दिया हुआ है भारतीय संविधान से रिलेटेड, आपको बताना कौन सा कथन गलत है, ठीक है। गलत कथन, ये याद रखना, गलत की बात की गई है तो गलत कथन बताने जो भारतीय संविधान के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो, भारतीय संविधान समताल मूल्य समाज की स्थापना पर बल देता है, एकदम सही बात। भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुत्व के विकास पर बल देता है, हाँ जी, बंधुत्व होना चाहिए, एकदम सही बात बोल रहा है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये भी बात सही, ये भी संविधान में है। लेकिन जो भारतीय संविधान राजतंत्र शासन पद्धति पर बल देता है, ये गलत है। जो भारत का संविधान होता है वह लोकतंत्र है, लोगों के प्रति जाता है, गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र। राजतंत्र होता है यहाँ पे राजशाही हो, तानाशाही हो, तो इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि ये कथन गलत है, ठीक है। ये तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 23वें में बोला गया, नीचे आपको कथन दिया हुआ विकथन कारण दोनों का पढ़ते हुए आपका सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि अभिकथन है, दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। क्यों? क्योंकि जो दक्षिणी अफ्रीका के शासन थे वह रंगभेद के विश्वास नहीं करते थे। तो इसमें देख सकते हो, इसमें बोला गया कारण में कि दक्षिणी अफ्रीका के जो शासक थे रंगभेद में विश्वास नहीं रखते थे, तो ये लाइन आपकी गलत है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब था दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए, अश्वेत, ठीक है, बहुत अत्याचार हुए। दक्षिणी अफ्रीका के शासन रंगभेद में विश्वास नहीं करते थे। क्या एक चीज़ जैसे ही है, तो इसमें होगा अश्वेत, ठीक है। जो अश्वेत होते हैं, काले वाले होते हैं, उन पर बहुत अत्याचार हुए क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका के शासन रंगभेद में विश्वास नहीं रखते थे, तो ये लाइन गलत है, ठीक है। तो सिंपल होगा सी। अभिकथन ए सही है कि अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन वहाँ पर रंगभेद था इसलिए अत्याचार हुए हैं, तो इसलिए सी करेक्ट आंसर होगा कि कारण आर गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद 24वां, 2002 में देखो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो ये है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये किस देश में जारी किया गया था? नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये बताना है। तो ये किया गया था पाकिस्तान में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से होगा। उसके बाद 25वें बोला गया है लोकतंत्र निर्माण, देखो लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। नहीं बोला गया जो लोकतंत्र होता है वह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। इस तर्क के साथ आपको कथन की पुष्टि करनी है कि आप ये कथन सही है कि नहीं, ठीक है, कि लोकतंत्र निर्णय लेने में महत्वपूर्ण है, वो गुणवत्ता में वृद्धि करता है। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर देखते क्या बनेगा। इसका आंसर ये बनेगा कि लोकतंत्र निर्णय लेने में पहला विचार विमर्श और चर्चा की जाती है, यानी कि जो लोकतंत्र होता है उसमें विचारों को सुना जाता है, उसको परखा जाता है, उसके बाद निर्णय बहुमत से लिया जाता है कि जिसमें ज़्यादा बहुमत होगी वही निर्णय पारित होगा, ठीक है। लोकतंत्र में लंबी प्रक्रिया के बावजूद परिणाम अधिक सही होते हैं, ठीक है, स्थायी होते हैं, ताकि लोगों को उस पर लोकतंत्र पर विश्वास हो। तो इस तरीके से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, 2 नंबर का होगा, बस 2 ही लाइन लिखनी है सिंपल से आपको। उसके बाद अगले में बोला गया लोकतंत्र की 3 मुख्य विशेषताएं बताने कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं है। आप देखो इसकी विशेषताएं हम आपको बताएंगे और 3 नंबर का 3 विशेषताएं आपको सिंपली लिखनी है। तो देखते क्या विशेषताएं बनेगी। तो देखो इस तरीके से विशेषताएं बनेगी। पहली विशेषता है जनसत्ता, यानी लोकतंत्र की सबसे पहली विशेषता है कि अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, ठीक है। राजनीतिक समानताएं, प्रत्येक नागरिक को समान मताधिकार प्राप्त होते हैं, हर एक व्यक्ति को एक वोट एक मूल्य इसका अधिकार होता है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का। जवाबदेही, यानी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और चुनावों से नियंत्रित रहती है, यानी कि जो चुनाव होंगे तभी किसी सरकार को चुना जाएगा। तो ये 3 पॉइंट लिख सकते हो, जनसत्ता, राजनीतिक समानता, जवाबदेही, ऐसे 3 पॉइंट आपको लिखने हैं सिंपल से, 3 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद 27वां 5 नंबर का होगा। इसमें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला करा फिर नीचे वाला। ए में बोला गया भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों की व्याख्या करनी है, यानी जो भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य है उनके बारे में बताना है। सिंपली 5 लाइन बता देना, आपका काम हो जाएगा। अब लाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइन में ही आपको मार्क्स मिलते हैं फुल। देखो कुछ इस तरीके से होगा। लोकतंत्र, जनता सर्वोच्च होती है, धर्मनिरपेक्ष होती है, सभी धर्मों का सम्मान होता है, यानी समान सम्मान होता है, सभी को अपना अधिकार प्राप्त होता है धर्म का प्रचार करने के लिए। समाजवाद है, यानी जो भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य है समाजवाद पर आधारित है, यानी समाज के आर्थिक समानता की स्थापना करता है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता, यानी प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, समानता, स्वतंत्रता, वोट देना, ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। 5वां है राष्ट्रीय एकता और अखंडता, यानी जो देश की एकता का संरक्षण करता है भारत का संविधान, उसके मूल्य है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 लाइन लिखकर उसका एक्सप्लेन करना है, ऐसे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो समझ आ गया ना। उसके बाद 27वें का बी,
किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, बताने के किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका आपको समर्थन करते हुए तर्क देना है। ठीक है, इस उत्तर का तो इसका आंसर बनेगा किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि संविधान देश का मूल कानून होता है जो शासन की रूपरेखा तय करता है। यानी जो संविधान होगा वह मूल कानून होता है, वही व्यक्ति को अधिकार देता है। ये नागरिकों के अधिकारों कर्तव्य को स्पष्ट करता है। यानी यह लोगों के अधिकारों को निश्चित करता है, इसके पास ये अधिकार होंगे, इसके पास ये अधिकार होंगे। यह सरकार की शक्ति को सीमित करता है ताकि नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा हो। यानी कि इसके कहने का मतलब है किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान होना जरूरी है, क्योंकि संविधान सरकार के कुछ कानून तय करता है, कुछ नियम तय करता है। ठीक है, ताकि जो सरकार है वो तानाशाही ना बने। इसलिए यह राज्य और नागरिकों के बीच संतुलन बनाता है। यानी जो संविधान होता है वह लोकतांत्रिक देश में संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, राज्य और नागरिकों के बीच, और यह संविधान से ही लोकतंत्र की स्थापना होती है और न्यायपूर्ण व्यवस्था संभव हो पाती है। यानी न्यायपूर्ण व्यवस्था सभी संभव होगी जब लोगों को अधिकार प्राप्त होंगे, और ये सारी चीज़ें संविधान से ही लोगों को मिलती है। तो इस तरीके से 5 लाइन आपको लिखनी होगी, समझ आ गया ना। इस तरीके से 5 नंबर का होगा, आप कर लोगे दोनों में से कोई एक। उसके बाद 28वें बोला गया है कि आपको इस तरीके से अनुच्छेद दिया होगा, इसको पढ़ते हुए आपको आंसर देनी है। ये 4 नंबर का होगा, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ही होगा। जैसे कि लोकतंत्र में देखो, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर मिले। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। यानी इसका कहने वाला है लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र होगा उसमें जो अंतिम निर्णय होता है वो व्यक्ति द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होता है। वो जो चुनाव होंगे, लोकतंत्र होगा वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा ताकि हर एक व्यक्ति का वोट सही हाथों में जाए। ठीक है, अब देखते किस तरीके से है। 36वां पॉइंट 1, अनूप के देश में शासन दल चुनावों में धांधली के मध्य से सत्ता प्राप्त कर रहा है। तो बताइए क्या आप अनूप के देश को लोकतांत्रिक देश मानेंगे? उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, जी नहीं। अगर कोई शासन दल चुनाव में धांधली कर रहा है तो वह लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है नहीं, अनूप का देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। सिंपली ऐसे लिख देना है। उसके बाद 36.2, आकाश के देश में चुनाव समय पर होते हैं परंतु सभी नागरिकों के मत का मूल्य समान नहीं है। तो बताइए क्या आप आकाश के देशों को लोकतांत्रिक देश मानेंगे? तो इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश नहीं मानेंगे। क्यों? तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब चुनाव का जो वोट होता है उसका एक मूल्य समान नहीं होगा, नहीं समान मूल्य नहीं होगा, तब तक वह देश है लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी नहीं होगा। ये बात 36.3, लोकतंत्र के समर्थन में कोई दो तर्क, यानी जो लोकतंत्र का समर्थन करना है उसमें तर्क देना है। यही तर्क आपको देना है कि निष्पक्ष स्वतंत्र होना चाहिए लोग, ठीक है, ताकि लोग जीत हार समान अवसर मिले, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यही इसके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 लाइन लिख देनी है पैसे में से, समझ आ गया। इस तरीके से खंड गया भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो 60 मार्क्स है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद खंड गया पूरे पेपर का आखिरी सेक्शन होगा 20 नंबर का। 29वें से स्टार्ट। अब 29 में बोला गया है कथन और कांड दिए, उसको पढ़ते हुए आंसर देना है। जैसे कि जापान एक विकसित देश है। हाँ जी, सही बात है, विकसित देश है। क्यों? क्योंकि जापान में मानव संसाधन पर निवेश है, यानी कि जो जापान है वह मानव संसाधन पर निवेश करता है, इसलिए वहाँ पे विकासशील देश वो हो रहा है, ताकि वहाँ पे विकास इसलिए होगा क्योंकि जब मानव संसाधन पर वह जोर देता है। तो क्या ये बात सही है? हाँ जी सही है। एक दूसरे को रिलेटेड करती है, हाँ जी करती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से बताना है सिंपली, ठीक है बस। उसके बाद 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? गैर आर्थिक क्रिया का, तो इसमें देखो बैंकों में काम करना, बाज़ारों में बेचने के लिए सब्जी उगाना, फैक्ट्री में काम करना, अपने बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट्री, बाज़ार, बैंक में ये सारे कार्य करने के आर्थिक क्रिया के, कि हमने बच्चे को पढ़ाना, ये आर्थिक क्रिया में नहीं आता। ठीक है, गैर आर्थिक क्रिया में, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भाई 31वां में बोला गया प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित विकल्प चुनने में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन आता है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जिसमें प्रकृति पर निर्भर होते हैं, तो प्रकृति पर पशुपालन निर्भर है, खनन निर्भर है। जो बैंक है ये नहीं आता, परिवहन भी नहीं आता, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, ये होगा करेक्ट।
उसके बाद 32वां मानव पूंजी है क्यों, क्योंकि मानव पूंजी क्या है, क्योंकि इसमें ज्ञान और कौशल होता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ज्ञान और कौशल के कारण मानव पूंजी है। ठीक है। उसके बाद 33वां में बोला गया अनूप एक मछुआरा है और ये कौन सी अर्थव्यवस्था में आता है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थी। तो देखो मछुआरा क्या है, प्रकृति से रिलेटेड है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद 34वां निम्न में से कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। जब कार्यशील पूंजी की बात की जाए तो कच्चा माल होगा करेक्ट आंसर, जिससे कार्यशील पूंजी होती है। तो सी होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से सिंपली बता देने MCQ के। ठीक है। उसके बाद 35वां 2 नंबर का होगा। इसमें बोला गया देखो पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 2 आर्थिक गतिविधि के नाम बताने। कौन सी 2 आर्थिक गतिविधि है, 2 नंबर का होगा। तो क्या इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से बनता है। तो देखो 2 कृषि के बताने हैं। तो पहला है कृषि, ठीक है, आर्थिक गतिविधि। पहला है कृषि, यह गांव की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। दूसरा है गैर कृषि गतिविधि, जिसमें दुग्ध उत्पादन, छोटी दुकानें, परिवहन सेवाएं आती है। तो इस तरीके से लिख दोगे सिंपल, दब को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला गया 36वें में भारत के शहरी क्षेत्र में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। कथन का समर्थन करते हुए तर्क देना, यानी बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है शहरी क्षेत्रों में, अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। यहाँ पे शिक्षा भी होती है लेकिन रोज बेरोजगार रह जाते हैं। 3 नंबर का होगा। इसमें आप आंसर लिखोगे शहरी क्षेत्र में कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उपयुक्त रोजगार नहीं पा पाते। ठीक है, रोजगार नहीं मिल पाता, बेशक शिक्षा है उनके पास, वहाँ नौकरियों की संख्या सीमित होती है, इसलिए उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, इसलिए वह शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है। इस कारण से डिग्री डिप्लोमा धारक भी बेरोजगार रहते हैं, अपनी योग्यता से कम कार्य करने को विवश होते हैं। यानी जब कोई रोजगार के अवसर ही सीमित होंगे, ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो अपने नीचे वाले कार्य ही करेंगे जिसमें उन्हें कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए होती। तो इस तरीके से बस 3 लाइन लिखनी होती है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समझ आ गया ना, इस तरीके से होता है। अब अगला देखते हैं। उसके बाद 37वें में 2 दिए होंगे 5-5 नंबर के, ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला। इसमें ए में बोला है बेरोजगारी को दूर करने हेतु कुछ उपाय बताने, बेरोजगारी को कैसे खत्म करें। ठीक है, 5 नंबर का है। तो इसका आंसर होगा बेरोजगारी को दूर करने के उपाय शिक्षा को रोजगार मुखी बनाना, यानी जो शिक्षा है उसको रोजगार मुखी बनाना, सभी को शिक्षा देना, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना, छोटे उद्योगों का विकास करना, स्वरोजगार को बढ़ाना, ग्रामीण विकास योजना यानी मनरेगा का प्रभाव देना। मनरेगा क्या होता है, इसमें व्यक्तियों को 90 दिन तक रोजगार दिया जाता है, महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था ये। निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना, जो निजी क्षेत्र है उसमें निवेश को प्रोत्साहित करना है कि छोटे क्षेत्रों में निवेश हो, लोगों को व्यवसाय मिले जिससे कि बेरोजगारी खत्म होगी। इस तरीके से लाइन लिखनी है। समझ आ गया। उसके बाद 8वें में देखो बी बोला गया, भी 5 नंबर का होगा। इसमें बोला गया मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा, यानी जो मानव पूंजी है उसके निर्माण में शिक्षा की भूमिका के बारे में आपको वर्णन करना है। तो शिक्षा की भूमिका क्या होगी कि शिक्षा व्यक्ति को कौशल, योग्यता और उत्पादकता को बढ़ाता है। यानी जब शिक्षित व्यक्ति क्या होगा, तो शिक्षा से व्यक्ति को कौशल मिलेगी, उसकी योग्यताएं बढ़ेगी, उत्पादकता भी अपने आप बढ़ेगी। तो इस तरीके से मानव पूंजी का निर्माण होगा। शिक्षित व्यक्ति नए रोजगार सृजित में सक्षम होगा, यानी कोई शिक्षित व्यक्ति होगा तो वह नए रोजगार बनाएगा ताकि बाकी व्यक्ति को भी रोजगार मिले और मानव पूंजी में वृद्धि हो। ठीक है, ये होगा। शिक्षा से जागरूकता और दक्षता बढ़ेगी जिससे मानव संसाधन मानव पूंजी में परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से आपको लाइंस बतानी है, एक्सप्लेन करना होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से करना है। उसके बाद 38वां पूरे पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद पेपर कंप्लीट। 38वें में आपका 4 नंबर का होगा। इसमें अनुच्छेद को पढ़ते हुए आपको इन तीनों के आंसर देने, वही 1 और 2 नंबर का होगा। जैसे बात की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादक प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगमन दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थापना प्राप्त की। आंसर देखो, इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, जिसमें मशीनरी नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी दुर्लभ है। ठीक है, यही होगा कि तीव्र वृद्धि लाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। हरित क्रांति द्वारा समर्थन किस एक फसल का उल्लेख किया, यानी हरित क्रांति द्वारा समर्थित
किसी एक फसल का उल्लेख करना है। ठीक है, 1 नंबर का होगा, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। इसका हरित क्रांति का आप लिख सकते हो गेहूँ, धान, ये चीज़ें होगी। उसके बाद इसका तीसरा है हरित क्रांति को संभव बनाने वाली सूची। तो हरित क्रांति में क्या होता है, इसमें HYV सीड्स का प्रयोग करते हैं ताकि हरित क्रांति हो। इसमें रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, रसायनों का। ठीक है, इसमें सिंचाई को बेहतर व्यवस्था बनाई जाती है, आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें होगी, कोई 2 पॉइंट लिख देने हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपका पेपर कंप्लीट। इस तरीके से जो ये मानचित्र है ये आपको कट करके अपनी जो आंसर शीट है उसके साथ अटैच करना होगा और आपका पेपर हो गया पूरा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो शेयर करते हैं ताकि वो भी देखें, उन्हें भी समझ आए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।